हेलो एवरीवन। आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्रोग्राम टू इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को यानी कि पॉलिश नोटेशन को किस तरह से इवेल्युएट करना है उसका प्रोग्राम। इस वीडियो को देखने से पहले आप एल्गोरिदम फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स वाली यानी कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखिएगा। वो एल्गोरिदम देखने के बाद आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर हम तीन फंक्शंस इस्तेमाल करने वाले हैं, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन एंड सिंबल टाइप फंक्शन। ये सिंबल टाइप फंक्शन कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स में पहले भी समझाया गया है, लेकिन फिर भी आज हम इसे ध्यान से समझेंगे। पुश और पॉप फंक्शन के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, बट वी विल से इट इन शॉर्ट कि किस तरह से ये फंक्शंस काम लगते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि आपका प्रोग्राम किस तरह से ये रन होगा। ये तीन फंक्शंस आपके मेन प्रोग्राम में बाद में इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इनकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं, बाद में हमारा मेन प्रोग्राम देखेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स डिक्लेयर होती हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड string.h, हैश इंक्लूड ctype.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड हैश इंक्लूड math.h। ऊपर ये हेडर फाइल्स आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये हेडर फाइल्स जब आपको काम लगेंगी आपके प्रोग्राम के अंदर आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आपको डिक्लेयर करना है int toss इक्वल टू -1 कॉमा स्टैक ऑफ 100 सेमीकोलन। आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा टॉप ऑफ स्टैक -1 होता है, यानी कि पूरा स्टैक खाली है, और बाजू में हमने एक स्टैक डिक्लेयर किया है स्टैक ऑफ 100। इतना बड़ा स्टैक कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो आप स्टैक ऑफ 20 या स्टैक ऑफ 30 भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैक के अंदर याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम एक एक ऑपरेंड को पुश या पॉप किया जाएगा और दो ऑपरेंड्स को पॉप करके इवेल्युएट करके उसको सॉल्व करके फिर से पुश किया जाएगा। तो आपके स्टैक के अंदर सारे ऑपरेंड्स आएंगे, ये उसके लिए हमने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इनम आइटम लिस्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स ओपर यानी कि ऑपरेटर कॉमा ओपीईआरएनडी यानी कि ऑपरेंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारी प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती है तो इन दो एक्सप्रेशंस के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं आता, यानी कि लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस नहीं आता है। तो हम दो वेरिएबल्स यहां पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, केवल ओपर यानी कि ऑपरेटर एंड ओपीईआरएनडी यानी कि ऑपरेंड ही डिक्लेयर करेंगे। इनम आइटम लिस्ट हमारी बनाई हुई डेटा टाइप है। जैसे आप एक इनबिल्ट डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं इंटीजर ए सेमीकोलन, तो इंटीजर इज इनबिल्ट डेटा टाइप, A is variable semicolon। Similarly, enum item list हमारी बनाई हुई डेटा टाइप यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, एंड ओपर एंड ऑपरेंड उसके वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारी डेटा टाइप है enum item list उसके दो वेरिएबल्स हैं ओपर एंड opernd। आप इनको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं इस तरह से, enum item list स्पेस ओपर सेमीकोलन, enum item list स्पेस opernd सेमीकोलन। अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है आप एक साथ इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर कीजिए। तो इनम आइटम लिस्ट हमारा एन्यूमरेटेड डेटा टाइप यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे पहचानने के लिए कि हमारी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। वॉइड पुश इंटीजर आइटम, जो भी वैल्यू हमारी एक्सप्रेशन के अंदर हम देखेंगे वो वैल्यू ऑपरेंड होगी यानी कि कैरेक्टर होगा। बट ध्यान दीजिए, उस कैरेक्टर को स्कैन करने के बाद हमें यूजर से उसकी वैल्यू इनपुट लेनी है, और वो वैल्यू इनपुट होगी इंटीजर। तो इंटीजर को पुश करना है, कैरेक्टर को पुश नहीं करना है। इसलिए आप देखिए फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर आइटम लिखा है, कैरेक्टर आइटम नहीं लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, इफ टॉस इक्वल टू 100 - 1। आप सभी जानते हैं कि हमें यदि स्टैक के अंदर कोई भी चीज पुश करनी होती है, कोई भी वैल्यू पुश करनी है या कैरेक्टर पुश करना है, कुछ भी, हम पहले ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाते हैं। व्हाट इज द ओवरफ्लो कंडीशन? हमारा स्टैक का साइज 100 है, सो इट इज 99। सो इफ TOS इक्वल टू 99 यानी कि 100 - 1 स्टैक इज फुल, ये मैसेज आ जाएगा, एंड रिटर्न 0 क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। पर जैसे कि हमेशा बताया जाता है ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। आपका स्टैक 100 का है जो कि कभी फुल नहीं होगा। इसीलिए कहा कि आप जो स्टैक डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर स्टैक ऑफ 100, आप उसे बड़ा डिक्लेयर कीजिए
20 नहीं तो 30 नहीं तो फिर 40 का डिक्लेयर कीजिएगा। बहुत छोटा स्टैक नहीं डिक्लेयर कीजिएगा, INT स्टैक ऑफ 5, तो ओवरफ्लो हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो सकता है। तो ये कंडीशन जनरली कभी भी ट्रू नहीं होगी, हमेशा एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। एल्स ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स प्लस प्लस टॉस। याद कीजिए, जब भी वैल्यू स्टैक के अंदर पुश करनी होती है तो पहले टॉप ऑफ स्टैक को बढ़ाया जाता है, तो प्लस प्लस टॉस यानी कि टॉस इक्वल टू टॉस प्लस 1 कीजिए एंड स्टैक ऑफ टॉस इक्वल टू आइटम। आइटम को यानी कि जो भी आपकी वैल्यू इनपुट की जाएगी इंटीजर आइटम, उसको स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ द एल्स पार्ट एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ द पुश फंक्शन। तो ये पुश फंक्शन आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाला है। पॉप फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। INT पॉप ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स इंटीजर x, जिसको पॉप किया जाएगा उसको x नाम के वेरिएबल के अंदर रखेंगे, क्योंकि स्टैक के अंदर इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इसीलिए जो पॉप होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप आप देखिए इंटीजर है, कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है हमारे स्टैक की? इफ TOS इक्वल टू -1। पॉप करते 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 जब स्टैक खाली हो जाता है तो टॉस -1 होता है, मतलब तब हम पॉप नहीं कर सकते। स्टैक खाली हो गया है तो क्या पॉप होगा? इसीलिए इफ टॉस इक्वल टू -1 इट इज द अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स printf स्टैक इज एम्प्टी। आपका स्टैक खाली हो गया, रिटर्न हो जाएगा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो अगर स्टैक खाली होगा तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर जाएगा। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स x इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉस, यानी कि स्टैक के टॉप पर जो भी होगा उसे पॉप किया जाएगा, उसको x के अंदर रखा जाएगा। आप ऊपर देखिए फर्स्ट लाइन, INT x यानी कि x का टाइप है इंटीजर, तो जो भी वैल्यू पॉप होगी वो x नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। माइनस माइनस टॉस, टॉस को एक कम कर दिया जाएगा एंड रिटर्न x, वो वाली वैल्यू x रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न x लिखा है इसीलिए पॉप फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। जब भी फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न किया जाता है तो रिटर्न टाइप जरूर लिखना होता है। एल्स पार्ट का क्लोजिंग ब्रैकेट्स और फंक्शन का भी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये दो फंक्शंस पुश एंड पॉप आपके मेन प्रोग्राम में काम आएंगे। और एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सिंबल टाइप। ध्यान दीजिए, फंक्शन का नाम सिंबल अंडरस्कोर टाइप यानी कि सिंबल टाइप है। फंक्शन का रिटर्न टाइप इनम आइटम लिस्ट है। अंदर हमने एक कैरेक्टर पास किया है एज एन आर्ग्यूमेंट कैर सी। देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स इनम आइटम लिस्ट सिंबल। अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, इनम आइटम लिस्ट हमने एक डेटा टाइप खुद की डिफाइन की है, खुद की बनाई है। उसके दो वेरिएबल्स हैं, ओपर एंड OPERND। इसी प्रकार एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, इनम आइटम लिस्ट सिंबल। तो सिंबल एक नया वेरिएबल है इनम आइटम लिस्ट डेटा टाइप का। ये सिंबल वेरिएबल हमें काम लगेगा असाइन करने के लिए कि हमारा जो वेरिएबल है वो ऑपरेंड है या ऑपरेटर है, यानी कि OPERND या फिर OPER। देखिए, इफ इज अल्फा ब्रैकेट सी। इज अल्फा एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपकी हैश इंक्लूड string.h हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। इस इनबिल्ट फंक्शन की मदद से आप चेक करवा सकते हैं कि आपकी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, चाहे पोस्टफिक्स है उसमें भी यही काम करना है कि आपके प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर जो सिंबल आपने स्कैन किया है क्या वो ऑपरेंड है, यानी कि ABCD है। तो इफ इज अल्फा सी यानी कि इफ इट इज एन ऑपरेंड, तो इज अल्फा से पता चल जाएगा यदि वो ऑपरेंड होगा तो इसके पार्ट के अंदर जाएगा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स सिंबल इक्वल टू OPERND। OPERND सिंबल नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, OPERND का टाइप क्या है? इनम आइटम लिस्ट। सिंबल का भी क्या टाइप हमने डिक्लेयर किया है? इनम आइटम लिस्ट। तो दोनों की डेटा टाइप सेम है, तो OPERND सिंबल में असाइन हो गया एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो भी एक्सप्रेशन में है अगर वो ऑपरेंड नहीं है तो वो क्या होगा? वो ऑपरेटर होगा। तो एल्स पार्ट के अंदर जाएगा ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स सिंबल इक्वल टू OPER। OPER का टाइप भी है इनम आइटम लिस्ट, सिंबल का टाइप भी है इनम आइटम लिस्ट, तो आपका OPER सिंबल के अंदर असाइन हो जाएगा। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स रिटर्न सिंबल, या तो OPERND रिटर्न होगा या तो OPER रिटर्न होगा। एंड ध्यान दीजिए, रिटर्न सिंबल लिखा है तो सिंबल का टाइप क्या है? इनम आइटम लिस्ट, इसीलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप है इनम आइटम लिस्ट। तो आप देखिए फंक्शन की फर्स्ट लाइन
enum item list is return type, symbol type is function name and अंदर arguments हैं char c। यहाँ पर हमारा फंक्शन बंद हो जाता है। तो ये तीन फंक्शंस पुश, पॉप एंड सिंबल टाइप हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होंगे। अब मेन प्रोग्राम की ओर हम चलते हैं। हमारा ये मेन प्रोग्राम है जिसके ऊपर हमारा प्रीवियस तीन फंक्शंस इस्तेमाल होने वाले हैं। वॉइड मेन से आपका एग्जीक्यूशन हमेशा शुरू होता है। वॉइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट्स कैर प्री ऑफ 100, एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लीजिए जिसमें यूजर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट करेगा। स्टैक के अंदर ऑपरेंड्स पुश होते हैं, यानी कि ऑपरेंड की वैल्यूज पुश होती हैं, और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में हम अपनी एक्सप्रेशन इनपुट करते हैं जो यूजर देता है, एंड आइटम नाम का वेरिएबल एक काम लगेगा। इंटीजर len इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0, वैल 1, वैल 2, वैल 3, ये वेरिएबल्स आपको काम लगेंगे। क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंटफ एंटर द प्रीफिक्स नोटेशन, आपको प्रीफिक्स नोटेशन इनपुट करना है, इसका एक मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। गेट एस प्री, ऊपर देखिए हमने डिक्लेयर किया है कैर प्री ऑफ 100, इससे यूजर अपनी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट कर सकेगा। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट len इक्वल टू strlen ऑफ प्री। अगेन हेडर फाइल के अंदर एक ये इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है strlen प्री। strlen का मतलब होता है स्ट्रिंग लेंथ। हम जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट करेंगे, जो यूजर इनपुट करेगा, उसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। सपोज उसके अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, तो उसकी स्ट्रिंग लेंथ हमें मिलेगी 10, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ प्री। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये len के अंदर असाइन हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन एंड इक्वल टू len -1, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन 10 की है, तो जब उसको प्री के अंदर इनपुट किया गया है तो स्टार्टिंग लोकेशन 0 है और लास्ट लोकेशन 9 है, तो हमें एक -1 करना है। एंड इक्वल टू len -1 यानी कि 10 -1 तो 9, तो 9th इंडेक्स से हम वो कैरेक्टर एक एक स्कैन कर सकेंगे, क्योंकि याद कीजिए हमें इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स के अंदर पीछे से स्कैन करना होता है, यानी कि लास्ट इंडेक्स से। तो एंड के अंदर हमें वो कैरेक्टर एक पर्टिकुलर मिलेगा। तो वाइल एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 9, अभी हमारा लास्ट इंडेक्स 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, तो यहां से हमारा लूप शुरू हो जाएगा। और आप लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन में हमने लिखा है माइनस माइनस एंड, यानी कि ये लूप रिवर्स में चलेगी। अभी एंड की वैल्यू 9 है, माइनस माइनस एंड करने से वो 8 हो जाएगा। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, अगेन अंदर आएगा, नेक्स्ट वैल्यू को स्कैन करेगा, माइनस माइनस एंड करने से 7 हो जाएगा, अगेन चेक करेगा, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, फिर से ये लूप चलता जाएगा, कब तक? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट हमारी जो भी ऑपरेंड या ऑपरेटर होगा उसको स्कैन करने का काम करेगा। ऑफ कोर्स वो ऑपरेटर ही होगा, तभी एक्सप्रेशन सही है, क्योंकि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में आगे ऑपरेटर्स होते हैं। और उसके बाद जब हमारा -1 इंडेक्स रीच होगा माइनस माइनस एंड करने से, तो ये लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और डिस्प्ले करने का काम होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें रिवर्स में लूप को चलाना है, इसीलिए while end is greater than equal to 0 लिखा है। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ द while लूप, आइटम इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ एंड। अभी बताया प्रीफिक्स ऑफ एंड यानी कि प्रीफिक्स ऑफ 9 से आपके वैल्यू को लेगा और उसको आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करेगा। आइटम नाम का वेरिएबल ऑपरेंड हो सकता है या ऑपरेटर हो सकता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट वो स्टार्टिंग में ऑपरेंड ही होगा, क्योंकि पहले ऑपरेंड को स्टैक में पुश करना होता है। तो स्विच सिंबल टाइप आइटम, यहां पर आपका आइटम वेरिएबल आएगा, यानी कि ऑपरेंड आएगा और सिंबल टाइप फंक्शन में जाएगा। याद कीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देखिए। तो सिंबल टाइप फंक्शन का रिटर्न टाइप है इनम आइटम लिस्ट, उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सिंबल, जो चेक करता है, अंदर जाकर हम कंडीशन में चेक करेंगे इफ इज अल्फा, यानी कि हमने जो वैल्यू पास की है क्या वो अल्फाबेट है। अगर वो अल्फाबेट होगी तो उसके अंदर हमने असाइन किया है सिंबल इक्वल टू OPERND। तो सिंबल टाइप आइटम जो है वो रिटर्न करेगा OPERND। तो स्विच OPERND करने से ये मैच हो जाएगा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, केस OPERND। तो ये स्विच केस मैच हुआ। तो जब भी ऑपरेंड आता है तो याद कीजिए हम क्या करते हैं, उसे हमें स्टैक के अंदर पुश करना है, लेकिन उस ऑपरेंड को पुश नहीं करना है, उसकी वैल्यू लेकर पुश करवाना है। तो हमें यूजर से एक वैल्यू इनपुट लेनी पड़ेगी। प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ परसेंटेज C आइटम,
उस आइटम की, परसेंटेज से आइटम की यानी कि ऑपरेंड की वैल्यू इनपुट कीजिए, ये मैसेज यूजर को दिखाई देगा। scanf परसेंटेज d, इट इज नॉट परसेंटेज c, हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है उस ऑपरेंड की, एंड पुश दैट वैल्यू इनटू द स्टैक, और यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी ऑपरेंड आएगा तो ये वाला केस मैच होगा और आपके ऑपरेंड को स्टैक के अंदर पुश करने का कार्य इससे किया जाएगा। तो इतना आप समझ गए हैं। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब स्विच सिंबल टाइप आइटम के अंदर ऑपरेटर होगा, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर कैरेट, तो आपका सिंबल टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा ओपर, यानी कि OPER। तो स्विच सिंबल टाइप आइटम की जगह पर आएगा ओपर, स्विच ओपर, और इसी प्रकार केस ओपर के अंदर जाएगा। तो केस ओपर के बाद यहां पर हम देखते हैं कि वो ऑपरेटर कैसा दिखता है, यानी कि क्या वो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर कैरेट, उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन हम कर देंगे। स्विच आइटम, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, केस प्लस, यदि वो प्लस है val1 इक्वल टू पॉप, याद कीजिए फर्स्ट वैल्यू को पॉप कीजिए, उसे val1 नाम के वेरिएबल के अंदर रखिए। val2 इक्वल टू पॉप, सेकेंड वैल्यू को पॉप कीजिए, उसे val2 नाम के वेरिएबल के अंदर रखिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, val3 इक्वल टू val1 प्लस val2। इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स के अंदर हमें फर्स्ट को फर्स्ट ही रखना है, सेकंड को सेकंड ही रखना है, इसीलिए val1 प्लस val2 लिखा है। यदि हम इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स कर रहे होते तो याद कीजिए यहां पर हमें val2 प्लस val1 लिखना होता। तो जो भी आपका आंसर आएगा val3, उसे हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे और यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो प्लस के लिए इतना काम करना है, यही सेम कार्य आपको बाकी ऑपरेटर्स के लिए करना है, यानी कि इफ इट इज माइनस तो केस माइनस के अंदर जाएगा। val1 इक्वल टू पॉप, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को पॉप कीजिए। val2 इक्वल टू पॉप, यानी कि सेकेंड वैल्यू को पॉप कीजिए। val3 इक्वल टू val1 माइनस val2, माइनस इवैल्यूएशन होगा। पुश val3, यानी कि आपकी val3 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा, एंड ब्रेक, ये वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा। यदि प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर जाएगा, केस मल्टीप्लीकेशन। val1 इक्वल टू पॉप, यानी कि एक वैल्यू को पॉप करेगा। val2 इक्वल टू पॉप, सेकेंड वैल्यू को पॉप करेगा। val3 इक्वल टू val1 मल्टीप्लीकेशन val2, और आपकी val3 को स्टैक के अंदर पुश करने का कार्य होगा, एंड ब्रेक हो जाएगा। यदि इन तीनों ऑपरेटर्स में से कुछ नहीं है तो वो डिवाइड हो सकता है। सो val1 इक्वल टू पॉप, फर्स्ट वैल्यू को पॉप कीजिए। val2 इक्वल टू पॉप, सेकेंड वैल्यू को पॉप कीजिए। val3 इक्वल टू val1 डिवाइड val2, val1 डिवाइड val2 होने के बाद val3 में असाइन होगा, और val3 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा, एंड ब्रेक कर दिया जाएगा। यदि ये चार ऑपरेटर्स में से कोई नहीं है तो हो सकता है कि वो एक्सपोनेंट यानी कि कैरेट ऑपरेटर हो। तो केस कैरेट, val1 इक्वल टू पॉप, फर्स्ट वैल्यू को पॉप कीजिए। val2 इक्वल टू पॉप, सेकेंड वैल्यू को पॉप कीजिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, val3 इक्वल टू POW, यानी कि पावर, ब्रैकेट्स के अंदर val1, val2, ब्रैकेट्स क्लोज, सेमीकोलन। POW यानी कि पावर, इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन ऑफ #include math.h हेडर फाइल। पावर फंक्शन कैरेट यानी कि एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का कार्य करता है। आप सभी जानते हैं ऐसा यानी कि कैरेट जैसा कोई भी ऑपरेटर हमारे टर्बो सी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको POW इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और इससे आपका एक्सपोनेंट कैलकुलेट हो जाएगा। उस वैल्यू को पुश कर दीजिए स्टैक में और ब्रेक हो जाएगा, और ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है इनर स्विच आइटम का। इसको ब्रेक करने के बाद, यानी कि ऑपरेटर वाला पार्ट यदि इतना है, उसको ब्रेक करने के बाद ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है आपके आउटर स्विच का, एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ योर व्हाइल लूप। printf वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज %d पॉप। लास्ट में आपके स्टैक के अंदर एक वैल्यू बची होगी, यानी कि एक ही ऑपरेंड होगा, उसे पॉप कर दीजिए और उसे डिस्प्ले करवा दीजिए पॉप फंक्शन की मदद से, वो डिस्प्ले हो जाएगा, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द मेन फंक्शन। तो इस प्रोग्राम की मदद से आप किसी भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि उसका एक आंसर फाइंड कर सकते हैं। प्लीज सी दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।